गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमको बात करनी थी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में। कल हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो था जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स। अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है आपका, जिसे हम ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस को पूरी तरह से, इसके प्रोसेस को समझने से पहले एक छोटा सा हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, ट्रांसलेशन का वाकई में मतलब क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसलेशन को मैं यूँ समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाइना जाते हैं या आप जापान जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ हमारी भाषा नहीं बोली जाती है, तो हमको चाइनीज़ लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी और चाइनीज़ को आपकी जो इंडियन लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी। तो बहुत ही बढ़िया हो कि बीच में एक मीडिएटर हो या बीच में एक ट्रांसलेटर हो। वो क्या करेगा आपकी मदद, कि वो आपकी बात को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके एक चाइनीज़ इंसान को समझा सकेगा, और जो चाइनीज़ है उसकी बात को कन्वर्ट करके आपकी भाषा में कन्वर्ट करके वो आप तक पहुंचा पाएगा। तो आप और एक चीन का आदमी, जो कि दो अलग अलग देशों से रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, अनुवाद करना या ट्रांसलेट करना। तो हम इस प्रोसेस को बेसिकली ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। अब देखो, ट्रांसलेशन वही शब्द यहाँ पर भी काम में आता है। अब वहां पर यहाँ कैसे काम में आता है कि भाई आपके पास डीएनए है, इस डीएनए के पास अपनी लैंग्वेज है, इस कोडेड लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़ना है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है। अब ये जो डीएनए की भाषा है वो सेल को समझ नहीं आती है, हमको समझ नहीं आती है। तो डीएनए क्या करता है, एक मीडिएटर को काम में लेता है, जिसको हम एमआरएनए के नाम से जानते हैं। तो डीएनए ने क्या किया, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए पर कॉपी कर दिया। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैसेंजर आरएनए पर भी जो भाषा है वो कोडेड फॉर्म में है। अब इस कोडेड भाषा को डिकोड करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर मदद करने के लिए आता है इसी का एक भाई, जिसको आप टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए एक्चुअली क्या है, ये मीडिएटर है। कैसे मीडिएटर है, क्योंकि ये क्या करता है, देखो, ये मैसेंजर आरएनए पर जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, जो कोड के रूप में इंफॉर्मेशन है, उसको रीड करता है। उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को पकड़ के लेकर आता है, राइबोसोम पर बैठाता है और अमीनो एसिड को जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देता है। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देता है जिसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई। तो हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड की चेन में अमीनो एसिड का ये जो सीक्वेंस है, इसको डिसाइड किसने किया है, इसको एमआरएनए ने डिसाइड किया है। और एमआरएनए के पास ये जो सीक्वेंस है, कोड्स की जो सीक्वेंस है, इसको किसने डिसाइड किया है, तो एक्चुअली इसको डीएनए ने डिसाइड किया है। तो क्या हम कहें कि डीएनए पर जो कोडेड इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसलेट होकर अब किस रूप में आपके सामने आई है, तो वो ट्रांसलेट होकर अब पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में आपके सामने आई है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, उनकी जो भी सीक्वेंस होती है, एक्चुअली उसका आदेश कहाँ से आया है, डीएनए से आया है। तो डीएनए से आने वाला ये जो आदेश है वो किस रूप में बदल गया है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में बदल गया है। इसका मतलब डीएनए में और पॉलीपेप्टाइड चेन में एक रिलेशनशिप होता है। डीएनए की भाषा को पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में बदला जाता है, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए पर जो भाषा होती है कोडेड फॉर्म में, उस भाषा को पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में बदला जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए के आदेश के अनुसार मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ट्रांसलेशन होता कहाँ पर है, तो ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर बैठकर ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में थोड़ा सा अलग तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हम जो ट्रांसलेशन का आइडिया लेने वाले हैं, इसका जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल होता है, इसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अब देखो, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के स्टेप्स को समझने से पहले एक बात आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी, वो क्या है
कि जब डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बोला कि जा भाई बाहर जाके इंसुलिन बना, और इस तरीके से बनाना, फर्स्ट अमीनो एसिड ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड ये होना चाहिए, वो पूरा आदेश डीएनए ने दिया। तो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में आता है तो ये तय हो जाता है कि ये कोई ना कोई प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने आया है। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है वैसे ही ट्रांसफर आरएनए, सारा अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम और अमीनो एसिड में खलबली मच जाती है। वो सारे जग जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब फैक्ट्री पर जाकर हमको काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम पर बैठकर हमको काम करना पड़ेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको स्टेप्स समझाने वाली हूँ उनमें से शुरुआत के कई सारे स्टेप्स एक साथ होते हैं, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं और हम इसको एक टॉपिक की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टेप्स एक के बाद एक मुझको लिखवाने पड़ेंगे और समझाने पड़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होते हैं, ये साइमल्टेनियस होते हैं, लगातार होते हैं, एक साथ होते हैं, नैनो सेकंड्स के अंदर होते हैं। तो समय का गैप नहीं होता है कि मैं कहूँ कि पहले तो ऐसा होता है फिर ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जब मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को लेकर साइटोप्लाज्म में आया है, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई सा भी मैसेंजर आरएनए हो और कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाली हो, पहला अमीनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होता है, और जो मेथियोनिन है उसका कोड हमेशा AUG होता है, जिसको हम इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन के नाम से जानते हैं। तो अब ये तय रहा कि सबसे पहले मेथियोनिन को जोड़ा जाएगा। तो जब ये बात तय है और हमेशा से तय है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आदेश देने की जरूरत पड़ती नहीं है साइटोप्लाज्म में। तो मेथियोनिन अपने आप ही, जैसे ही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइटोप्लाज्म में आते ही मेथियोनिन सबसे पहले जग जाता है। अब देखो कोई भी अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट होता है और कैसे उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ा जाता है, उसको हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये अमीनो एसिड आया, अभी ये उदास है। अभी ये उदास है का मतलब कि अभी ये एक्टिव मोड में नहीं है, अभी ये पैसिव मोड में है। तो इसको जगाना पड़ेगा। जगाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली अमीनो एसिड को राइबोसोम पर बिठाकर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाएगी। तो ये मान लीजिए इनएक्टिव अमीनो एसिड है। अब इसको एक्टिव करने का काम एक स्पेशल एंजाइम करता है, जिसको हम अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो 20 अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सेल के अंदर 20 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, और एंजाइम का नाम क्या होता है? अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। हर एंजाइम के लिए, हर अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो ये रहा हमारा अमीनो एसिड, ये रहा हमारा एंजाइम, अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। प्लस जगाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी डोनर के रूप में आपके पास काम में आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। ये तीनों मिलकर इस अमीनो एसिड को, ये ATP और एंजाइम मिलकर इस अमीनो एसिड को जगाने का काम करते हैं। तो जब अमीनो एसिड जग जाता है तो बनता है अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखो नाम कितना आसान है, पढ़ने में एक बार मुश्किल लग रहा होगा। मैंने कहा कि ये दोनों मिलकर अमीनो एसिड को जगाने का काम करते हैं। अमीनो एसिड जग गया, अमीनो एसिड जगने का मतलब है कि वो एंजाइम के साथ जुड़ गया, अपने पर्टिकुलर एंजाइम के साथ जुड़ गया, प्लस एनर्जी के रूप में उसके साथ एक AMP जुड़ गया। जैसे ATP होता है वैसे ATP होता है और AMP होता है। AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम एडिनाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 4 तरह के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडेनिन वाले राइबो न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन वाले को बोलते हैं ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडिन वाले को बोलते हैं साइटिडाइलिक एसिड, और यूरिडिन वाले को बोलते हैं हम यूरिडाइलिक एसिड। तो एक्चुअली ये क्या है? ये एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये भी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं। और ये क्या है? इसके अंदर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये सच्चा वाला एडिनोसिन से बना हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड है, जिसको हम एडिनाइलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर जुड़ा, इसके साथ अमीनो एसिड को एक्टिव करने के दौरान ये जुड़ा, प्लस एंजाइम जुड़ गया। तो अब ये क्या बन गया? ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया।
अब ये एक्टिव हो गया, हमने इसको क्या बोला, अमीनो असाइल, असाइल फॉर एंजाइम, अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एडिनाइलेट इसके लिए काम में आया है। तो अमीनो असाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। हम इसको बहुत ही साधारण भाषा में बोलेंगे कि अमीनो एसिड एक्टिव हो चुका है, वो जग चुका है, और जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स थे, एटीपी से जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स थे वो बाहर निकल जाते हैं, ये देखो वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो जग चुका है। अब ये जो एक्टिव अमीनो एसिड है जो कि जगा हुआ है, इस अमीनो एसिड को जगाने का काम किसने किया था, एक पर्टिकुलर एंजाइम ने किया था। एंजाइम का नाम क्या था, अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। आपको याद होगा मैंने आपको जब ट्रांसफर आरएनए पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर आरएनए के अंदर ये आर्म्स होती हैं, ये इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन डीएचयू लूप के नाम से जानते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। और ये वो जगह होती है जो अमीनो एसिड को एक्टिव करने वाले एंजाइम को रिकॉग्नाइज करती है। तो किसी भी अमीनो एसिड को एक्टिव करने वाले एंजाइम को पहचानने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए की ये वाली आर्म कर रही है। और ये क्या करती है, ये उस एंजाइम को अपने साथ जोड़ लेती है। फिर ये जो एंजाइम है इसके साथ हमारा अमीनो एसिड जुड़ जाता है जो कि हमारा उदास था, यानी कि इनएक्टिव था। इनएक्टिव अमीनो एसिड जुड़ गया। जब वो जुड़ जाता है तो फिर अमीनो एसिड जो है ये एक्टिव फॉर्म में आ गया, और जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो इसको एक्सेप्टर आर्म पर जोड़ दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, जब अमीनो एसिड जग गया तो अब इस जगे हुए अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ा जाएगा। हम ट्रांसफर आरएनए को इस तरह से शो करते हैं, ऐसे बनाना बार बार थोड़ा सा टफ होता है तो हम ट्रांसफर आरएनए को ऐसे शो करते हैं। तो ये जो हमारा अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए की एक्सेप्टर आर्म पर, यानी कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर ये जुड़ गया। ये एंटीकोडोन आर्म है, याद है आपको, एंटीकोडोन आर्म और एक्सेप्टर आर्म एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो हमने इसको ऐसे बनाया है, हमने इस ट्रांसफर आरएनए को ऐसे बनाया है जे के शेप में। ये जो एंटीकोडोन आर्म है और ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। तो हमने कहा कि जो जगा हुआ अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए की अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर जुड़ जाता है। जब अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ जाता है तो हम इसको लोडेड ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर आरएनए को लोड कर दिया गया है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड लोड हो गया है ट्रांसफर आरएनए पर, तो हम इसको लोडेड ट्रांसफर आरएनए या चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो दो स्टेप्स हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इसको क्या हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड को एक्टिव किया गया। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए या लोडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसमें ट्रांसफर आरएनए के साथ जगे हुए अमीनो एसिड को जोड़ दिया गया। तो हम इस स्टेप को लोडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। ये लोड हो गया। जब ये जगा हुआ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ जाता है तो एडिनाइलिक एसिड और एंजाइम इस अमीनो एसिड से अलग हो जाते हैं। ये केवल तब तक ही साथ रहते हैं जब तक कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़ नहीं जाता है। इसके जुड़ने के बाद में एंजाइम भी अलग हो जाता है और एडिनाइलिक एसिड यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी इससे अलग हो जाता है। तो यहां तक ये काम खत्म हुआ कि जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ गया। अब यहाँ आपको एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी कि कोई सा भी मैसेंजर आरएनए जब सेल के अंदर आता है तो पहला कोडोन हमेशा एयूजी होता है जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। यूकैरियोट्स में तो मिथ्योनिन को कोड किया जाता है, ये कल अपन ने बात करी थी जेनेटिक कोड के समय। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां एयूजी एन फॉर्मल मिथ्योनिन को कोड करता है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो ये है एन फॉर्मल मिथ्योनिन, ये एन फॉर्मल मिथ्योनिन है। तो बिना किसी डाउट के जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो एन फॉर्मल मिथ्योनिन होता है। तो हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है उसके साथ कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा है, एन फॉर्मल मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड जुड़ गया है। अब हमारा ट्रांसफर आरएनए पूरी तरीके से तैयार है प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये तो हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया है तो उसको बैठने के लिए जगह चाहिए। बैठने के लिए जगह कहाँ मिलती है, इसको राइबोसोम पर मिलती है। तो देखो सबसे पहले राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट और मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ बात करते हैं। राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट मैसेंजर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह देती है। कैसे देती है जगह, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट में आरएनए पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोमल आरएनए का मेन काम क्या होता है, राइबोसोम को बनाना। तो राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए पाया जाता है। ये जो आरएनए होता है और ये जो मैसेंजर आरएनए होता है
मैसेंजर आरएनए पर शुरुआत में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको मैंने आपको बताया था, इनको हम यूटीआर कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जिनमें किसी अमीनो एसिड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये वो नॉन कोडिंग हिस्सा होता है। तो इस नॉन कोडिंग हिस्से का कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ मिलते हैं? राइबोसोमल आरएनए पर मिलते हैं। तो आरआरएनए और एमआरएनए एक दूसरे के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं, या हमने कहा कि आरआरएनए के साथ मैसेंजर आरएनए बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट मैसेंजर आरएनए को जुड़ने के लिए जगह देती है, क्योंकि राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट के अंदर पाया जाता है आरआरएनए, और वो जो आरआरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के शुरुआती न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो दोनों आपस में जुड़ पाते हैं। इस तरह से बन जाता है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। तो इधर से ये जो फैक्ट्री है आपकी वो भी तैयार हो गई है। छोटी वाली यूनिट जब जुड़ती है तो आपको एक स्पेशल टाइप का इनिशिएशन फैक्टर मदद करने के लिए आता है, जिसको हम IF3 के नाम से जानते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 3। तो यहाँ ये थोड़ा सा याद करना है कि इन दोनों को जोड़ने में एक स्पेशल टाइप का फैक्टर मदद करता है। ये फैक्टर भी एक्चुअली कई सारे मेटल आयंस होते हैं, नॉन मेटल्स आयंस होते हैं। तो ये फैक्टर जो होते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होते हैं। हल्का सा अगर आपको याद रह सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों को जुड़ने में IF3 यानी इनिशिएशन फैक्टर 3 वाला जो है वो फैक्टर मदद करता है। अब क्या हुआ, राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट ये रही, यहाँ पर राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए जुड़ चुका है। अब दो और फैक्टर्स मदद करते हैं, IF1 और IF2 प्लस एक जीटीपी मॉलिक्यूल्स काम में आता है। जीटीपी मतलब एटीपी जैसा, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये काम में आता है। तो जीटीपी की मदद से राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट भी छोटी वाली यूनिट के साथ जाके जुड़ जाती है। ये होता है फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप में तो क्या हुआ, छोटी वाली यूनिट और मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और फोर्थ स्टेप में एक जीटीपी की मदद से बड़ी वाली यूनिट छोटी वाली यूनिट के साथ जाके जुड़ जाती है। इस तरह से फैक्ट्री पूरी बन जाती है। फैक्ट्री मतलब वो जगह जहां पर बैठकर प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाएगा, वो फैक्ट्री पूरी बन चुकी है। तो इस तरह से ये छोटी वाली यूनिट और ये बड़ी वाली यूनिट, ये 30S और ये 50S, दोनों के अंदर ही आरआरएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम आरआरएनए से मिलकर बने होते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक बहुत ही कमाल की स्ट्रक्चर है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। अब राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट होती है, इस बड़ी वाली यूनिट पर दो साइट्स होते हैं। लेफ्ट की तरफ होता है पी साइट और राइट की तरफ होता है ए साइट। इसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं और इसको एक्सेप्टर साइट कहते हैं। इसको क्यों पेप्टाइडल साइट कहते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये P फॉर पेप्टाइडल साइट है और A फॉर एक्सेप्टर साइट है या A साइट है। अब क्या हुआ, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। देखो अभी तक हमारे 2 ATP काम आ चुके हैं। एक ATP तो अमीनो एसिड को जलाने में काम आता है, और दूसरा जो ATP है वो एक्चुअली हम इसको यूं कहते हैं कि ये जो दूसरा ATP है वो इस ट्रांसफर आरएनए को, ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है उसको यहाँ शिफ्ट करने में काम आता है, क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को लेकर राइबोसोम पर जाकर बैठेगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए का जुड़ेगा कैसे, तो ट्रांसफर आरएनए अपनी एंटीकोडोन आर्म की मदद से मैसेंजर आरएनए के फर्स्ट कोडोन के साथ जाकर जुड़ जाता है। ये देखो, अगर तुमको याद नहीं हो, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। इसके ऊपर कोड कौन सा होगा, UAC। ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए है इसके ऊपर एंटीकोडोन कौन सा होगा, UAC। तो ये मिथियोनिन को लेकर ये वाला ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम पर आता है, और राइबोसोम पर आकर मैसेंजर आरएनए के फर्स्ट कोडोन के साथ जुड़ जाता है। तो इस ट्रांसफर आरएनए को मिथियोनिन वाले ट्रांसफर आरएनए को यहाँ शिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको किस रूप में चाहिए, वो एनर्जी आपको जीटीपी के रूप में चाहिए। तो अभी तक हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो चुके हैं, एक एटीपी वहां पर और एक एटीपी जैसा मॉलिक्यूल यानी कि जीटीपी यहाँ पर। तो ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए हमेशा एटीपी या जीटीपी रिक्वायर्ड होता है। इन चारों स्टेप्स को हम इनिशिएशन के नाम से जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, देखो P वाली साइट पर मिथियोनिन वाला ट्रांसफर आरएनए है और A वाली साइट खाली है। अब A वाली साइट पर माना कि A वाली साइट पर ये कोड है। सेकंड जो कोड है वो है ट्रिपल सी कोड होता है प्रोलिन का। इसका मतलब कि प्रोलिन को उठा के लेकर आना है। तो ट्रांसफर आरएनए आएगा।
अपनी एंटी कोडोन आर्म से देखेगा कि ये कौन सा कोड है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोलिन का कोड है। फिर प्रोलिन को जगाया जाएगा। प्रोलिन को कैसे जगाया जाएगा? बिल्कुल ऐसे, प्रोलिन के साथ एटीपी और एंजाइम को जोड़कर प्रोलिन को जगाया जाएगा, और जब वो जग जाएगा तो उसको अपने ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्रोलिन का ट्रांसफर आरएनए कौन सा होगा, बताओ तो जरा। प्रोलिन वाला ट्रांसफर आरएनए ये होगा ना जिसके ऊपर कोड होगा GGG, क्योंकि यहाँ पर कोड है CCC, तो एंटीकोडोन कौन सा होना चाहिए? GGG। तो ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो किसको उठा के लेकर आएगा? वो प्रोलिन को उठाकर लेकर आएगा। तो दूसरे नंबर पर क्योंकि कोडोन है CCC यानी कि प्रोलिन का कोड है, तो सबसे पहले प्रोलिन को जगाया जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ा जाएगा, फिर ट्रांसफर आरएनए को यहां शिफ्ट किया जाएगा ए वाली साइट पर। ये देखो इस तरह से ए वाली साइट पर नए वाले ट्रांसफर आरएनए को शिफ्ट किया जाता है। अब इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए होता है, यानी जो मेथियोनिन को उठा के लेकर आता है या एन फॉर्मल मेथियोनिन को उठाकर लेकर आता है, उसको हमेशा पी साइट पर जोड़ा जाता है। और इसके बाद में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं या जितने भी ट्रांसफर आरएनए आते हैं वो पहले ए साइट पर आते हैं, फिर ए से पी पर जाते हैं। लेकिन जो पहला ट्रांसफर आरएनए है, यानी कि जो मेथियोनिन वाला ट्रांसफर आरएनए है, जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है, जो इनिशियल ट्रांसफर आरएनए है, वो ए साइट पर नहीं आता है, वो डायरेक्ट पी साइट पर आता है। जैसे यहाँ पर बैठने के दो प्लेटफॉर्म है, ए प्लेटफॉर्म है और पी प्लेटफॉर्म है। तो जो पहला वाला ट्रांसफर आरएनए है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकता है, वो डायरेक्ट सेकंड प्लेटफॉर्म पर आकर बैठता है। लेकिन इसके बाद में जितने भी अपकमिंग ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो सारे के सारे पहले ए साइट पर आते हैं और उसके बाद में पी साइट पर जाते हैं। जैसे कि ये ए साइट पर आया। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई ट्रांसफर आरएनए किसी अमीनो एसिड को लेकर राइबोसोम पर आता है, तो ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर शिफ्ट करने के लिए आपको एक एटीपी जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है। तो देखो यहाँ पर एक एटीपी जितनी एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये। प्लस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पॉलीपेप्टाइड चेन को लंबा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स भी काम आते हैं। ई फॉर इलोंगेशन, एफ फॉर फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर यहाँ काम आते हैं। इनिशिएशन फैक्टर यहाँ काम आते हैं इलोंगेशन फैक्टर। तो जब दोनों पर पी साइट पर और ए साइट पर दोनों जगह ट्रांसफर आरएनए होते हैं, दोनों जगह अमीनो एसिड पहुंच चुके होते हैं, तो पी साइट वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइट वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में मदद करता है पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम, जो कहाँ पाया जाता है? जो राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट के अंदर पाया जाता है। पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाला एंजाइम। बॉन्ड कैसे बनता है फिर से सुन लीजिए। बॉन्ड पी साइट वाले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ए साइट वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप काम में आता है, तब जाके इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ये काम करता है पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम। इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है वैसे ही इसका काम खत्म हो गया। तो ये क्या करता है? ये अपने वाले अमीनो एसिड को छोड़ देता है, उससे बॉन्ड तोड़ देता है। तो वो जो पहला वाला अमीनो एसिड है वो दूसरे वाले के नीचे लटक जाता है इस तरह से। ये मेथियोनिन है और ये प्रोलिन है। तो जो मेथियोनिन है वो प्रोलिन से नीचे लटक गया है और ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम क्या कहते हैं कि पी साइट वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद अपने अमीनो एसिड को छोड़ देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर से जो अमीनो एसिड है वो पी से ए पर शिफ्ट हो गया, पी से ए पर शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग के लिए एक बहुत स्पेशल एंजाइम काम में आता है जिसको हम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, उनका जो मेन हिस्सा होता है वो प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से नहीं बने होते हैं बल्कि आरएनए से मिलकर बनते हैं। ऐसे स्पेशल एंजाइम को हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक स्पेशल टाइप का राइबोजाइम है क्योंकि ये आरएनए से मिलकर बनता है। कौन कौन से आरएनए से मिलकर बनता है? इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम को बनाने के लिए 2 आरएनए काम आते हैं, या तो 23S आरएनए या फिर 28S आरएनए काम में आता है। यानी ये ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की बजाय आरएनए से मिलकर बना है, इसलिए इस एंजाइम को हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक स्पेशल टाइप का राइबोजाइम एंजाइम है जो कि अमीनो एसिड को पी साइड से ए साइड पर शिफ्ट करने का काम करता है। ये चीज कहलाती है शिफ्टिंग।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि इसका काम तो खत्म हो चुका है, तो अब इसको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसको हटने के लिए क्या है, ये जो राइबोसोम है वो मैसेंजर आरएनए पर मूव करता है, इस तरफ मूव करता है। तो जब ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर इधर मूव करेगा तो ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और तीसरा वाला कोडोन यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये बाहर निकल गया, जो ए पर था वो पी पर आ गया और जो थर्ड वाला कोडोन था वो ए साइड पर आ गया, कुछ इस तरीके से। तो इस चीज में राइबोसोम मूव करता है मैसेंजर आरएनए पर, कौन सी दिशा में मूव करता है, 5 to 3rd डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरीके की मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम को मूव करने के लिए शक्ति चाहिए। वो जो शक्ति है आपको किस रूप में मिलती है, वो आपको जीटीपी के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर एक जीटीपी काम में आता है, फिर से एक जीटीपी काम में आता है ट्रांसलोकेशन में, यानी राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए पर खिसकाने के लिए एक जीटीपी और आपके लिए काम में आता है। अब क्या हुआ, इसका काम खत्म हो गया, तो ये ट्रांसफर आरएनए तो यहाँ से गायब हो जाएगा, वापस चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होगा, ये जो आपका कोड है, तीसरा वाला जो कोड है, इसको पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ने के लिए कौन सा वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, आप समझ ही सकते हैं, बोलो कौन सा आएगा, ए, ये वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके पास ये कोडोन होगा, एंटी कोडोन होगा। और ये किसका कोड है, ये फिनाइल एलानिन का कोड है। तो फिनाइल एलानिन को उठाकर लाया जाएगा और यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, ए साइट पर जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये तीसरे नंबर का अमीनो एसिड यहाँ पर आ चुका है। अब सेम वही सारे काम किए जाएंगे। फिर अब इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाएगा और ये वाला जो है ये अपने वाले सेकंड नंबर के अमीनो एसिड को छोड़ देगा, तो सेकंड वाला थर्ड के नीचे लटक जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से ये एक दूसरे के नीचे लटक जाएंगे। अगर इसको अपन ऐसे ड्रॉ करें, ये सेकंड और ये फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेम हुआ। इस तरीके से एक एक करके सारे कोड्स को पढ़ा जाएगा। एंड में क्या होगा, टर्मिनेशन कोडोन आएगा जिसको अपन नॉनसेंस कोडोन के नाम से जानते हैं, माना कि UAA, ये नॉनसेंस कोडोन है। अब इस कोडोन को पढ़ने के लिए सेल के पास कोई सा भी एंटी कोडोन नहीं होता है, यानी कि कोई सा भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, तो अब इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जब इसको पढ़ा नहीं जा सकता है तो सेल के अंदर रिलीजिंग फैक्टर आते हैं, और रिलीजिंग फैक्टर के आने का मतलब ये होता है कि भाई अब टर्मिनेशन हो गया है, अब चेन आगे और नहीं बढ़ सकती है। तो ये जो चेन इतनी लंबी हो चुकी है इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है और ये जो कच्ची कच्ची नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गिर जाती है, क्योंकि राइबोसोम एक कैनाल के थ्रू, एक छोटी सी आप समझ लीजिए एक छोटे से दरार के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। तो ये जो कच्ची कच्ची पॉलीपेप्टाइड चेन जो अभी नई बनी है, नवजात है, जो कि नेसेंट है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ दिया जाता है। वहां रहकर ये अपने ऊपर फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, फिर टर्शरी बनाती है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है और तब कहीं जाके प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का यानी ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। जैसे ही नॉनसेंस कोडोन आता है या स्टॉप कोडोन आता है ए साइट पर, तो उसको पढ़ने के लिए कोई सा भी एंटी कोडोन अवेलेबल नहीं होता है, कोई सा भी ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल नहीं होता है। उस स्थिति में सेल के अंदर रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स के आने से ये श्योर हो जाता है कि अब ये चेन आगे नहीं बढ़ सकती है। तो पी साइट पे जो ग्रोइंग चेन होती है, ग्रोइंग चेन हमेशा पी साइट पे देखने को मिलती है, तो पी साइट पे जो ग्रोइंग चेन होती है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है और ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है ये जाकर गिरती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इस तरह से 3 स्टेप में ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ये था इनिशिएशन, ये था इलोंगेशन और ये था टर्मिनेशन, लास्ट वाला टर्मिनेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, तो ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इससे कोई डाउट आते हैं, इससे रिलेटेड कोई से भी डाउट आते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हम पूरा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ चुके हैं एट अ ग्लांस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको बेसिकली स्टेप्स याद करने हैं और एक छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ने के लिए आपको 3 एटीपी जितनी एनर्जी काम में आती है। कैसे? एक एटीपी तो काम में आता है अमीनो एसिड को जगाने के लिए, दूसरा जीटीपी काम में आता है लोडेड ट्रांसफर आरएनए को यहां राइबोसोम पर जोड़ने के लिए, जैसे कि यहां। अब इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये जीटीपी कहां काम में आया है,
इस प्रोलिन वाले ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर शिफ्ट करने के लिए। इसके लिए तो हम पहले काम में ले चुके हैं ना, तो हम इन दोनों को दो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है मेथियोनिन वाला, ये तो एक ही बार होगा ना। अगली बार तो जितना भी ट्रांसफर आरएनए आएगा उन सबको शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर शिफ्ट करने के लिए हमेशा एक जीटीपी काम में आता है, एक एटीपी काम में आता है अमीनो एसिड को जगाने के लिए, एक जीटीपी काम में आता है ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम पर शिफ्ट करने के लिए, और एक जीटीपी काम में आता है राइबोसोम के मूवमेंट में यानी कि ट्रांसलोकेशन में। तो इसलिए एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में इंक्लूड करने के लिए, ट्रांसलेशन के दौरान पॉलीपेप्टाइड चेन में इंक्लूड करने के लिए 3 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी काम में आती है, या एक एटीपी और 2 जीटीपी मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। इस तरीके से ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ ट्रांसलेशन खत्म होता है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अपन जीन रेगुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीन रेगुलेशन एक्चुअली किया कैसे जाता है, तो इसको थियोरेटिकली समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हम डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू इसकी पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि जीन रेगुलेशन होता कैसे है। देखिएगा, जीन रेगुलेशन का एक सिंपल लाइन में मैं मतलब समझाने की अगर कोशिश करूं तो हम ये समझने वाले हैं कि कोई भी जीन कब तो काम करेगा और कब वो काम नहीं करेगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, और किस तरह से जीन को ऑन या ऑफ किया जाता है, वो कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि जीन कभी तो काम करता है, जीन कभी काम नहीं करता है, तो किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो एग्जांपल के अपन क्या ले रहे हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जिसको अपन ईस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, उसको खाने के लिए जो एनर्जी सोर्स होता है उसका, वो उसको सबसे ज्यादा पसंद होता है ग्लूकोज। डेफिनेटली जैसे हमको भी सबसे ज्यादा ग्लूकोज पसंद होता है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट शुगर होती है और उसको तोड़ना और एनर्जी बनाना हमारे लिए आसान होता है। तो हमारा फेवरेट फ्यूल जो होता है हमारी सेल्स का, वो फेवरेट फ्यूल ग्लूकोज होता है। तो सभी का फेवरेट फ्यूल ग्लूकोज होता है। तो अगर ईस्टेरिया कोलाई को खाने के लिए अगर ग्लूकोज दिया जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो आराम से ग्लूकोज को तोड़ता है और अपने लिए एटीपी बनाता है, रिक्वायर्ड एटीपी बनाता है। मगर अगर उसके पास ग्लूकोज नहीं है या ग्लूकोज कम है तो साथ में वो दूसरे फ्यूल्स को काम में लेने लगता है। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया जहां पे उग रहा है, अगर उस जगह पर माना कि ग्लूकोज कम है लेकिन अगर लैक्टोज है, तो वो क्या करेगा कि पहले तो ग्लूकोज को खाने की कोशिश करेगा, सारा ग्लूकोज चट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद में अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली उसको लैक्टोज को पचाना ही पड़ेगा, तो उसको लैक्टोज को काम में लेना पड़ेगा। तो अब बहुत सीधी सी बात है कि लैक्टोज उसका प्रेफरेंस वाला फूड नहीं है, वो सबसे ज्यादा ग्लूकोज को पचाना पसंद करता है। तो ग्लूकोज को पचाने के लिए जो जीन है या जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा उसकी बॉडी के अंदर मिलते हैं। लैक्टोज तो बाय चांस उसको मिल रहा है, बाय चांस ही उसको लैक्टोज पे फीड करना पड़ रहा है। तो जब लैक्टोज उसके अंदर एंटर करता है तभी तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम्स बनने चाहिए, हमेशा तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं बनने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या मैं ये कहूं कि भाई जब लैक्टोज ई कोलाई की बॉडी के अंदर जाएगा तभी लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम्स बनेंगे, और जब लैक्टोज उसकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं बनेंगे। अब इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि लैक्टोज को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको कोई ना कोई जीन बनाएगा। तो क्या मैं कहूं कि लैक्टोज को पचाने वाला जीन चुप रहेगा, जब तक चुप रहेगा जब तक कि खाने के लिए लैक्टोज नहीं मिलता है, और अगर खाने के लिए लैक्टोज मिलने लग जाता है तो लैक्टोज को जो पचाने वाला जो जीन है या लैक्टोज पे काम करने वाला जो जीन है वो जग जाएगा। तो जीन कब जगेगा और जीन कब सो जाएगा ये डिपेंड किस पे करता है, ये लैक्टोज की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो लैक्टोज को पचाने वाला जो जीन है वो जग जाएगा और उसके लिए प्रॉपर एंजाइम्स बनाने लगेगा ताकि लैक्टोज को पचाया जा सके। लेकिन अगर लैक्टोज है ही नहीं तो वो जीन क्यों काम करेगा, उसको करना भी नहीं चाहिए। तो जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो उस जीन को सोना चाहिए, यानी कि उसको ऑफ रहना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जीन ऑन भी हो सकता है और जीन ऑफ भी हो सकता है। तो उसको समझने के लिए देखो अपन ने एक टुकड़ा बनाया है, अपन एक डीएनए का टुकड़ा बनाया है। इस डीएनए के टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो मिलजुल के एक दूसरे का हाथ थाम के काम करते हैं।
तो जैसे हमने कहा ये प्रमोटर वाला हिस्सा है, ये ऑपरेटर वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन है जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन होती है या एंजाइम की इंफॉर्मेशन होती है या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमने इसको सिस्ट्रॉन कहा या हमने इसको स्ट्रक्चरल जीन कहा, और ये वाला जो हिस्सा है हमने इसको ऑपरेटर जीन कहा। ये वाला जो हिस्सा है वो प्रमोटर जीन कहलाता है। प्रमोटर आप जानते ही हैं, ये वो टुकड़ा होता है, ये वो हिस्सा होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और आरएनए पॉलीमरेज आकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। यानी ये वाला हिस्सा काम करेगा या नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, एमआरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब डिसाइड कहां से होता है, यहाँ से। अगर आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर नहीं जुड़ेगा तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रमोटर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। प्रमोटर से पहले ये एक छोटा सा कैप साइट है और ये आर फॉर है रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटरी साइट। तो पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक हमने जो हिस्सा पढ़ा है डीएनए का, उसमें मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। एक तो प्रमोटर जीन पढ़ाया था या प्रमोटर रीजन पढ़ाया था, एक टर्मिनेशन रीजन पढ़ाया था और एक स्ट्रक्चरल जीन पढ़ाया था। अब हम उससे भी आगे की बात कर रहे हैं। हम डीएनए के एक ऐसे सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एक ऐसे टुकड़े की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। अब इसको पोर्शन ना कहकर मैं यूं कहूं कि छोटी छोटी साइट्स होती हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि छोटे छोटे से जीन्स होते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं, एक पर्टिकुलर काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आप इन सभी टुकड़ों को एक जीन की तरह कंसीडर कर सकते हो। एक छोटा सा जीन ये है जिसको आपने रेगुलेटरी जीन कहा, एक छोटा सा जीन ये है जिसको आप कैप्साइड कह दो, एक छोटा सा जीन ये है जिसको आप प्रमोटर साइट कह दो, एक छोटा सा जीन ये है जिसको आप ऑपरेटर साइट कह दो, एक छोटा सा जीन ये है जिसको आप सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन कह दो। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए के ऊपर ये सारे हिस्से मिलकर, ये कई सारे जीन मिलकर एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर काम को, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को या एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को अंजाम दिया जा सके। तो अब ये काम कैसे करते हैं, इनको सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत ही क्या पड़ती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे कि इन सबको साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करने की जरूरत क्या पड़ती है, तो डेफिनेटली आप ये बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जीन रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे अपन ये मान के चलते हैं कि भाई ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको अपन ने स्ट्रक्चरल जीन बोला है, ये जो जीन है ये 3 एंजाइम्स बनाता है। उन 3 एंजाइम्स के नाम क्या है, देखिए, एक एंजाइम को कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम को कहते हैं परमिएज, और एक एंजाइम को बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है ये लैक्टोज को तोड़कर या लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 शुगर बनाता है, एक तो ग्लूकोज और दूसरी गैलेक्टोज। ठीक है, जो परमिएज एंजाइम है ये परमिशन देता है, किस बात की परमिशन देता है, ये परमिएज एंजाइम लैक्टोज को सेल के अंदर लाने की फैसिलिटी देता है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को परमिएबल बनाता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आ सके, सेल के अंदर आ सके और उसका इस्तेमाल करके जो बैक्टीरिया है वो एनर्जी बना सके। तो परमिएज परमिशन देता है लैक्टोज को अंदर आने की। जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये परमिशन देता है अंदर आने की, लैक्टोज की एंट्री को, लैक्टोज एंट्री को फैसिलिटेट करता है ये। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसके लिए अभी हम क्रॉस लगा रहे हैं क्योंकि इसका पर्टिकुलर काम क्या है उसके बारे में कई सारे अलग अलग मत हैं। तो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के काम के बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है। अब देखिए, ये जो एंजाइम्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज, तो परमिएज ने तो क्या किया, लैक्टोज की एंट्री को इजी बनाया ताकि लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कर सके। डोंट टच। लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री को इजी बनाया ताकि लैक्टोज बड़े आराम से सेल के अंदर एंटर कर सके। अब जब लैक्टोज सेल के अंदर आ जाता है तो डेफिनेटली लैक्टोज को पचाना पड़ेगा,
और लैक्टोज को पचाकर एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो अब ये काम कैसे करेंगे? तो लैक्टोज को पचाने का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को पचाकर या उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है, यानी कि सिंपल शुगर्स बनाता है। लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं, तो इनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, यानी कि इनको डाइजेस्ट करके एटीपी बनाना या एनर्जी बनाना काफी आसान हो जाता है। तो इस तरह से लैक्टोज को डाइजेस्ट किया जाता है इन एंजाइम्स की मदद से। अब ये एंजाइम्स बनाते कौन है? ये एंजाइम्स को बनाने का काम ये सिस्टोन करता है, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन करता है। तो अब ये जीन जब मैसेंजर आरएनए बनाएगा, यानी कि जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तभी जाके ये सारे एंजाइम्स बनेंगे। और जब ये सारे एंजाइम्स बन पाएंगे तभी जाके लैक्टोज डाइजेस्ट हो पाएगा। तो पहली बात तो ये तय रही कि इस जीन का काम करना जरूरी है, यानी ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो जाके ये सारे एंजाइम्स बन पाएंगे। और मैंने आपको अभी भी बोला है कि ये एंजाइम्स केवल तब बनने चाहिए जब लैक्टोज अंदर आए, और अगर लैक्टोज है ही नहीं अवेलेबल तो इन एंजाइम्स के बनने का काम ही क्या है? यानी कि ये जो जीन है तब ऑन होना चाहिए जब लैक्टोज अवेलेबल है, और अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो इस जीन को ऑफ रहना चाहिए या इस जीन को चुप रहना चाहिए। तो हम उन कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कब ये ऑन रहेगा, कब ये ऑफ रहेगा। अब देखो, माना कि ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। सेल के पास, ई कोलाई की सेल के पास उसके चारों तरफ ग्लूकोज आराम से बहुत सारा है और लैक्टोज नहीं है। तो जब लैक्टोज है ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये वाला जीन काम करे, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करे, मैसेंजर आरएनए बनाए और इन एंजाइम्स को बनाए। तो इस समय इस ओपेरॉन को, ये जो हिस्सा है, इस टुकड़े को या लेक ओपेरॉन को या लैक्टोज को पचाने के लिए जो जीन आपको रिक्वायर्ड है उसको ऑफ ही रहना चाहिए। तो जब ग्लूकोज है तो ये लेक ओपेरॉन यानी कि लैक्टोज को पचाने वाला जीन ऑफ रहेगा। अब इसको ऑफ कैसे रखा जाए तो देखते हैं, उसको समझते हैं। इस डीएनए के हिस्से पर ये देखो, ये जो हिस्सा है ये रेगुलेटरी जीन कहलाता है। इससे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है, हम इसको रिप्रेसर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं इसको। अब ये रिप्रेसर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो जाके ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है। ये देखो, ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ गया और ये आपको दिख ही रहा है कि प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में ऑपरेटर है। यानी कि अगर प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन करना चाहेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं सकता क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, रिप्रेसर ने रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। रास्ता कौन सा? ये ऑपरेटर, ये जो जीन है इस पर एक स्पेशल प्रोटीन आके जुड़ गया है तो रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब अगर रास्ता ब्लॉक हो गया है तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़कर भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, रास्ता ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ये एंजाइम्स बन ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा कि भाई ये जीन तो ऑफ है। अभी इस वक्त लेक ओपेरॉन का जो जीन है, जो लैक्टोज को पचाने वाला जीन है, वो ऑफ है, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको काम करने से रोकने की जो जिम्मेदारी है वो कौन निभा रहा है? वो निभा रहा है रेगुलेटर जीन। ये वाला हिस्सा इसने कंट्रोल किया हुआ है। इसने एक स्पेशल प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर बनाया, रिप्रेसर जाके जुड़ता है ऑपरेटर वाले हिस्से से, ये वाला रास्ता बंद हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने का क्लियरेंस नहीं मिलता है। जब क्लियरेंस नहीं मिलता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है इसका मतलब जीन काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में जबकि ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है तो ये जीन ऑफ रहता है। तो ये बात उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा जो कि आपकी बुक्स में नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो आपको ये लैक्टोज ओपेरॉन और ये जो जीन रेगुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो आपका कभी अटकेगा नहीं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए रेगुलेटरी जीन के बाद में एक कैप साइट अपन ने ड्रॉ किया हुआ है। ये रहा कैप साइट। तो ये जो कैप साइट है एक्चुअली आप इसको यूं माने कि ये कैप साइट ग्लूकोज के सिग्नल के अनुसार काम करती है। मतलब अगर ग्लूकोज है, काफी सारा ग्लूकोज है, तो ये जो कैप साइट है ये चुपचाप पड़ी रहती है, रिएक्ट नहीं करती है, चुपचाप रहती है। क्यों चुपचाप रहती है? क्योंकि जब ग्लूकोज होता है तो सेल भूखी नहीं होती है। तो जब सेल भूखी नहीं होती है
तो उसके अंदर से भूख वाले सिग्नल नहीं निकलते हैं। भूख वाले सिग्नल का मतलब होता है ये साइक्लिक एएमपी, इनको हम हंगर सिग्नल्स के नाम से जानते हैं। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाए ई कोलाई के पास, तो ई कोलाई की सेल कुछ सिग्नल्स बनाती है जिनको हम साइक्लिक एएमपी के नाम से जानते हैं। ये हंगर सिग्नल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि सेल भूखी मर रही है, उसके पास ग्लूकोज नहीं है। तो ये हंगर सिग्नल्स बनते ही नहीं है क्योंकि ग्लूकोज तो है। तो हंगर सिग्नल अगर नहीं है तो हंगर सिग्नल को रिसीव करने वाला जो हिस्सा है यानी कि जो गैप साइट है वो चुप बैठी रहती है। तो अब इस गैप साइट का यूज कब होता है वो देखो अगले वाले में समझ में आ जाएगा। ये पहला वाला ये फर्स्ट एग्जांपल था जिससे आपको ये क्लियर होता है कि अगर लैक्टोज नहीं है, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज तो ई कोलाई आराम से खाता रहेगा। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज को पचाने वाले जो एंजाइम्स है वो नहीं बनते हैं, यानी कि लेक ऑपेरॉन जो है, लैक ऑपेरॉन जिसको अपन ने कहा है, ये ऑपेरॉन जिसको अपन ने लैक ऑपेरॉन बोला है, तो ये शट डाउन रहता है यानी कि ये ऑफ रहता है। ये हुआ फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। अब देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल, ये हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, तो उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपके सामने है। इस कंडीशन में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। तो जब ग्लूकोज है तो डेफिनेटली ग्लूकोज क्योंकि उसकी पसंद का फ्यूल है तो ई कोलाई ग्लूकोज को लेने की कोशिश करेगा और वो सारे ग्लूकोज को ही पचाएगा। लेकिन साथ में क्या है, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अंदर आने लगेगा तो लैक्टोज को थोड़ा बहुत ही पचाना है। क्योंकि आपकी प्रेफरेंस पे ग्लूकोज है तो ई कोलाई ग्लूकोज को पचाएगा, ग्लूकोज को ही खाएगा, लेकिन साथ में वो थोड़ा थोड़ा सा लैक्टोज को भी पचाना शुरू करेगा। तो जब थोड़ा थोड़ा सा लैक्टोज को पचाना शुरू करेगा तो थोड़े थोड़े से एंजाइम चाहिए। जब थोड़े थोड़े से एंजाइम चाहिए तो ट्रांसक्रिप्शन भी थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो देखिएगा। जब लैक्टोज अवेलेबल होता है तो थोड़ा बहुत जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर आने लगता है। सेल के अंदर आने के बाद में वो जो लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक आइसोमर में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम एलोलैक्टोज के नाम से जानते हैं, एलोलैक्टोज। अब ये एलोलैक्टोज क्या करता है, ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है। जब एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है तो रिप्रेसर का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, या समझ लो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। जब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो ये ऑपरेटर के साथ जुड़ नहीं पाता है, ये ऑपरेटर को छोड़ देता है। जब ये ऑपरेटर को छोड़ देता है तो रास्ता क्लियर हो जाता है। जब रास्ता क्लियर हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बड़े आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। लेकिन इस समय प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो लैक्टोज को पचाने की तरफ ई कोलाई का ज्यादा ध्यान नहीं है। वो लैक्टोज को पचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको अपनी पसंद का खाना मिल रहा है, तो वो लैक्टोज को पचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो ये जो कैप साइट है, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन बोलते हैं अपन को, इसको कैप साइट, ये अभी भी चुपचाप बैठी हुई है। क्यों चुपचाप बैठी हुई है वो आपको अगले वाले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल क्या है कि उसकी पसंद का खाना उसको मिल रहा है, उसको लैक्टोज पचाने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो हल्का फुल्का लैक्टोज को पचाने के लिए थोड़ा सा एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता तो है लेकिन लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, यानी कि बहुत कम ट्रांसक्रिप्शन होता है। थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है ये आरएनए पॉलीमरेज, थोड़ा बहुत मैसेंजर आरएनए बनाता है और थोड़े बहुत मैसेंजर आरएनए से थोड़े से एंजाइम्स बनते हैं। क्योंकि ई कोलाई को लैक्टोज को पचाने में कहीं कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसकी प्रेफरेंस का फूड है ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सही, लेकिन लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों होगा उसका रीजन आपको क्लियर हो गया है। तो ये एक दूसरी कंडीशन है। अब ये कंडीशन में आपको ये पक्का समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज का जो रास्ता क्लियर हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इससे रास्ते से रिप्रेसर हट गया है। और रिप्रेसर को हटाने का काम किसने किया है, लैक्टोज ने खुद ने किया है। तो एक तरह से आप ये मानिए कि लैक्टोज अंदर आया, एक दो मॉलिक्यूल्स अंदर आए और उन्होंने बोला कि भाई हम भी आ रहे हैं, तो लैक्टोज आकर रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है, रिप्रेसर का कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, तो रिप्रेसर ऑपरेटर को छोड़ देता है, रास्ता क्लियर हो जाता है, तो ये जीन जग जाता है। अब हम बोलेंगे कि जीन ऑन हो गया है, ये और बात है कि इसका जो काम करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम स्पीड से ये काम कर रहा है, बहुत लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बहुत कम एंजाइम्स बन पा रहे हैं और हल्का फुल्का लैक्टोज को पचाने की तरफ सेल ध्यान दे रही है क्योंकि उसको उसकी पसंद का फूड ग्लूकोज
मिल रहा है बराबर, तो लैक्टोज को पचाने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू तो हुआ, ये जीन जग तो गया, लेकिन ये अभी आलस में है, बहुत ज्यादा ये काम नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है कि इसका जो मददगार है वो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है, ये मददगार इसकी मदद नहीं कर पा रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज काम तो करता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू तो होता है, लेकिन लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लैक्टोज की होती है। तो लैक्टोज अंदर आया और उसने एक तरीके से जीन को जगाया कि भाई मैं आ गया हूं, अब तू जग जा और एंजाइम्स बनाना शुरू कर। तो लैक्टोज ने इंड्यूस किया है, इसलिए हम इसको इंड्यूसर कहते हैं। इंड्यूसर, इंड्यूसर। लैक्टोज किस तरह से बिहेव करता है? वो अपने को पचाने के लिए खुद अंदर आके बताता है कि भाई मैं आ गया हूं, तो इस जीन को अब काम करना पड़ेगा। तो उसको बोलता है कि भाई जग जा, ट्रांसक्रिप्शन कर और एंजाइम्स बनाना शुरू कर, क्योंकि मैं आ गया हूं। तो लैक्टोज खुद आके इस जीन को जगाता है, तो हमने लैक्टोज को बोला इंड्यूसर। और इस तरीके का जो ओपेरॉन होता है या इस तरीके का जो रेगुलेशन होता है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से, इंड्यूसिबल रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हम ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, लेक ओपेरॉन, जो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम इसलिए इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस चीज को पचाया जाना है वो चीज खुद अंदर आकर अपने जीन को जगाने का काम करती है, इंड्यूस करने का काम करती है, इसलिए हम इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में ग्लूकोज एब्सेंट है, सेल के पास उसका फेवरेट फूड नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उसको मजबूरी में अब लैक्टोज को ही खाना पड़ेगा और लैक्टोज को पचा के एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है, अब सेल का सारा ध्यान, ई कोलाई का सारा ध्यान लैक्टोज पे जाना चाहिए, तभी तो उसकी जान बचेगी, तभी तो उसको प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगी। तो लैक्टोज को पचाने के लिए बहुत सारा लैक्टोज अंदर लेकर आना पड़ेगा और उस लैक्टोज को पचाना पड़ेगा। तो लैक्टोज को पचाने के लिए काफी सारी मात्रा में आपको एंजाइम चाहिए, या सिंपल भाषा में कहूं कि लैक्टोज को पचाने के लिए अब इस जीन को पूरी स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कि हाई स्पीड पे स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा ताकि काफी सारा एंजाइम बन सके और लैक्टोज को आराम से पचाकर अपने लिए एनर्जी बनाई जा सके। इस कंडीशन में सेल के पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल है नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो सेल के अंदर से भूख के सिग्नल्स निकलने लगते हैं। भूख के कौन से सिग्नल्स होते हैं? साइक्लिक एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये साइक्लिक एएमपी, ये हंगर सिग्नल के नाम से जाना जाता है। तो जब ये सिग्नल निकलने लगते हैं तो देखो ये कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है इससे जाकर जुड़ जाते हैं, ये देखो जुड़ गए। जब ये जुड़ जाते हैं तो ये कैटाबॉलिक एक्टिवेटर जो प्रोटीन है ये जाके कैप साइट के साथ जाके जुड़ जाता है। देखो इतनी देर अलग था, यहाँ पर भी अलग था, लेकिन क्योंकि हंगर सिग्नल निकल रहे हैं, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो साइक्लिक एएमपी जाकर जुड़ता है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ, इसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होती है और अब ये जाकर चिपक जाता है कैप साइट के साथ, कैटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रोटीन साइट के साथ, यहां जाकर चिपक जाता है। तो ये जो साइट है, ये जो चुपचाप बैठा था इतनी देर से, अब ये एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पर बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करता है। अभी तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ तो रहा था, लेकिन वो जो जुड़ाव था, वो जो बाइंडिंग थी, वो टेम्पररी थी, वो ज्यादा देर तक जुड़ नहीं पाता था, जल्दी से अलग हो जाता था। लेकिन जब उसका फ्रेंड उसके साथ आ गया है, यानी कि कैप साइट जब जग गई है, तो जो कैप साइट है जो एक्टिव हो गई है, इसके एक्टिव होने का फर्क क्या पड़ा है कि इसके एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये प्रमोटर साइट के पास है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पर बेटर तरीके से बाइंड होने में मदद करती है। और जब आरएनए पॉलीमरेज बेहतर तरीके से प्रमोटर के साथ जुड़ जाता है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है? ऑपरेटर वाला जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। तो रास्ते को क्लियर करने का काम कौन करेगा? लैक्टोज खुद करेगा, क्योंकि लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा, रिप्रेसर के साथ आके जुड़ जाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर को छोड़ देगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा। और रास्ता का क्लियर हो जाएगा, साथ में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रमोटर के साथ बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो चुका है। तो बाइंड होने में मदद किसने करी है? इसके फ्रेंड ने, जिसको आपने कैप साइट बोला है। तो इस तरह से अब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बिल्कुल साफ है और स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होता है, तेजी से स्पीड के साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है और बहुत सारे अमाउंट में एंजाइम्स बनते हैं लैक्टोज को पचाने वाले, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज।
और ई कोलाई की सेल लैक्टोज को पचाने लगती है और लैक्टोज को पचा के अपने लिए एनर्जी बनाने का काम करती है। तो ये इस तरह से ये 3 कंडीशन है जो आपको ये सिखाती हैं कि कौन सी कंडीशन में जीन चुप रहता है, कौन सी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, कौन सी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन होता तो है लेकिन कम होता है, लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होता है, कौन सी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी जीन कब सोता है, कब थोड़ा कम काम करता है, कब ज्यादा काम करता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशंस के कॉम्बिनेशन पर। जैसे यहाँ अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करता है कि ये जो जीन है, ये जो लैक ओपेरॉन है वो ऑफ रहेगा कि ऑन होगा, और ऑन होगा तो धीरे धीरे काम करेगा कि तेजी से काम करेगा। तो इस तरह से देखो, इस लैक ओपेरॉन को रेगुलेट किया जा रहा है, इसका नियंत्रण किया जा रहा है, और इसके नियंत्रण करने में कई सारे हिस्से काम आ रहे हैं। ऑपरेटर जीन काम आ रहा है, प्रमोटर जीन काम आ रहा है, कैप्साइड काम आ रही है, रेगुलेटर जीन काम आ रहा है। तो इस तरह से हम यूं कहेंगे कि बहुत सारे जीन्स एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, और एक यूनिट के रूप में काम करके एक स्पेशल काम को अंजाम देते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। वो स्पेशल प्रोसेस क्या है? इन 3 एंजाइम्स को बनाना है। आपका काम क्या है कि लैक्टोज को पचाने के लिए इन 3 एंजाइम्स को बनाना है। अब कब बनाना है, कितनी मात्रा में बनाना है, इसको रेगुलेट करने का काम अकेला ये नहीं निभा सकता है, अकेला ये नहीं निभा सकता है। तो ये वाला हिस्सा, 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 यानी कि ये सारे छोटे छोटे जीन मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और जब कई सारे छोटे छोटे जीन मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो हम डीएनए के उस हिस्से को एक ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। तो हमने इसको नाम दिया लैक ओपेरॉन और लैक्टोज ओपेरॉन। इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी जीन कैसी कंडीशन में ऑफ रहता है, कैसी कंडीशन में ऑन होता है, कब ज्यादा काम करता है, कब कम काम करता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी मेटाबॉलिक नीड कैसी है, उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उसको मीडियम में क्या खाने को मिल रहा है, क्या पीने को मिल रहा है, सब कुछ। तो इस चीज को हम जीन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। जीन रेगुलेशन के कारण ही जीन कभी ऑफ रहता है, कभी ऑन होता है, कभी कम काम करता है, कभी ज्यादा काम करता है। तो जरूरत के हिसाब से जीन अपना एक्सप्रेशन देता है। तो जरूरत के हिसाब से जीन किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है, किस तरह से अपना एक्सप्रेशन बढ़ाता है या किस तरह से अपना एक्सप्रेशन घटाता है, इसी को हम जीन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो जीन रेगुलेशन को समझने के लिए हम उल्टे तरीके से जा रहे हैं। हमने पहले एग्जाम्पल समझा है, लैक्टोज ओपेरॉन को समझने की कोशिश करी है, जिसको हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको डेफिनेटली ये पता चल गया होगा कि जीन रेगुलेशन एक्चुअली किसको कहते हैं। जीन रेगुलेशन का साधारण भाषा में मतलब होता है कि कोई भी जीन हमेशा हमेशा के लिए लगातार 24 घंटे काम नहीं करता है। कुछ ही जीन ऐसे होते हैं जो लगातार 24 घंटे बिना रुके काम करते रहते हैं। बाकी जितने भी जीन्स होते हैं वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं। तो जीन के पास ये सेंस कैसे आता है कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब कितना काम करना है, ज्यादा काम करना है कि कम काम करना है। यानी कि जीन के पास या डीएनए के उस हिस्से के पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होता है जो जीन को ऑन या ऑफ करने में मदद करता है। तो इस रेगुलेशन को समझने के लिए हम लैक्टोज ओपेरॉन का एग्जांपल लेते हैं और इसी को हम जीन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे बात की जाए कि ये जो जीन रेगुलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ जीन का रेगुलेशन कौन से लेवल पे किया जा रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर जीन का रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन करने दिया जाए यानी कि जीन ऑन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ना करने दिया जाए यानी कि जीन ऑफ हो गया। तो यहाँ पर हम जीन का रेगुलेशन कौन से लेवल पे कर रहे हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कर रहे हैं। यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए जब बनता है तब हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर जरूरत है तभी मैसेंजर आरएनए बनेगा, अगर जरूरत नहीं है तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। अगर लैक्टोज आ रहा है तो मैसेंजर आरएनए बनेगा और अगर लैक्टोज नहीं आ रहा है तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही हम इस जीन को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, यानी कि इसका रेगुलेशन कर रहे हैं।
तो जीन को रेगुलेट करने वाले कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है जो कि प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा डोमिनेंट तरीके से देखने को मिलता है वो यही है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जीन का रेगुलेशन प्रीडोमिनेंटली, यानी मैं कहूंगी 90 या 95% केसेस में प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन का रेगुलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर किया जाता है। यानी कि अगर जीन को ऑन करना है तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर जीन को ऑफ रखना है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होने वाला जीन रेगुलेशन। हालांकि जीन रेगुलेशन और भी किया जाता है, जैसे कि भाई मैसेंजर आरएनए बन गया तो मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होगी या नहीं होगी। मतलब अगर जीन को ऑन करना है तो प्रोसेसिंग होगी और अगर जीन को ऑफ रखना है तो प्रोसेसिंग नहीं होगी। फिर अगला स्टेप आता है कि मान लो प्रोसेसिंग भी हो गई है, मैसेंजर आरएनए बन गया है, तो अगर आप चाहते हैं कि जीन को ऑन करना है तब तो वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि जीन को ऑफ रखना है तो वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट के लेवल पर भी रेगुलेशन हो गया। उसके बाद में फोर्थ लेवल क्या होता है कि जब मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया तो अब मैसेंजर आरएनए अगर प्रोटीन बना रहा है तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तभी बनेगा जब आप ये चाहते हो, जब सेल ये चाहती है कि जीन अपना काम करे, यानी कि जीन एक्सप्रेशन दे। और अगर जब ये सेल चाहती है कि नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, जीन को ऑफ रहना चाहिए, तो जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया है वो काम ही नहीं करता है, यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो बहुत सारे लेवल पर जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला लेवल होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, फिर प्रोसेसिंग लेवल पर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेवल पर यानी न्यूक्लियस से बाहर आने वाले जो जगह होती है उस लेवल पर, ट्रांसपोर्ट लेवल पर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में ट्रांसलेशन लेवल पर जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो जहां तक प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में प्रीडोमिनेंटली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को रेगुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से जीन रेगुलेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन ने समझने की कोशिश करी है, और ये जो अपन ने समझा है ये है लेक ऑपेरॉन। आपकी बुक्स के अंदर ये कैप्साइड, कैप और साइक्लिक एएमपी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप एक बार इस तरफ ध्यान देते हैं और एक बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन में लेक ऑपेरॉन काम करेगा, कौन सी कंडीशन में लेक ऑपेरॉन काम नहीं करेगा, कौन सी कंडीशन में लेक ऑपेरॉन कम काम करेगा, कौन सी कंडीशन में लेक ऑपेरॉन ज्यादा काम करेगा। तो आपके पास सभी तरीके के प्रश्नों के जवाब होते हैं अगर आप ये छोटा सा हिस्सा इसके अंदर जोड़ देते हैं। ये कैप साइट और कैप, अगर आप इस हिस्से को जोड़ देते हैं, आपकी बुक में ये वाला ये वाला ये वाला और ये सब तो कुछ है, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं दे रखा है, ये बीच में से मिसिंग है, यानी ग्लूकोज के साथ लैक्टोज के रिलेशनशिप को समझाया नहीं है। तो अगर आप इस हिस्से को कंसीडर करते हैं तो आपके दिमाग में कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि लैक्टोज ओपेरॉन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और हमने इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों कहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस ओपेरॉन को जगाने का काम सबस्ट्रेट करता है। सबस्ट्रेट यानी जिसको पचाना है वही इसको जगाने का काम कर रहा है। ये जो जीन है किसको पचाने के लिए जग रहा है, लैक्टोज को पचाने के लिए जग रहा है, तो लैक्टोज ही इसको जगाने का काम कर रहा है। तो जब लैक्टोज अंदर आता है तो जाके ये जीन जगता है, तो इसलिए हम इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाता है। एक और बात है, ये जो जीन है आपके सामने अभी इस वक्त, क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो ये सो रहा है, यानी कि स्विच ऑफ है, तो ये हमेशा स्विच ऑफ ही रहता है। इसका बेसिक मोड क्या है, ये हमेशा स्विच ऑफ रहता है। ये स्विच ऑफ क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन है ये नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है। नेगेटिव कंट्रोल कैसे कर रहा है, ये जीन को काम करने से रोक रहा है। इसने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो रास्ता जाम कर देता है। जब रास्ता जाम हो जाता है तो जीन काम नहीं कर पाता है, तो जीन को काम करने से रोका जा रहा है। तो क्योंकि जीन को काम करने से रोका जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दिया जा रहा है, उसको जबरदस्ती रोका जा रहा है, रास्ता नहीं दिया जा रहा है, रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है, तो इस टाइप का कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है। तो जो लेक ऑपेरॉन होता है वो नेगेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है, ये एक टाइप का नेगेटिव कंट्रोल है। तो आपको नेगेटिव कंट्रोल का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों कहते हैं इसको, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव कंट्रोल कैसे होता है जीन का।
एक रिफ्रासिबल जो ओपेरॉन होता है वो कैसे काम करता है, तो उसके बाद में जस्ट वो पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसको देखिए, फिर आगे बात करते हैं।